मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेसीईआरटी डीजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करूंगा आपकी पाठ पुस्तक विषय हिंदी भाषा मंजरी पाठ हुंडरू का जलप्रपात। और जब आपने पाठ का यह नाम सुना तो आपको मन में बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा कि जलप्रपात बहुत ही आकर्षक और मनोरम दृश्य को उत्पन्न करता है। और जब बात हो हुंडरू का जलप्रपात, जिसे छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से ऐसे ऐसे मनोरम दृश्य उपस्थित हैं जिसे देखकर दुनिया का हर एक व्यक्ति कहता है कि यह छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हुंडरू का जलप्रपात है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। और इस पाठ के लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह काम। लेखक ने झारखंड की खूबसूरती और जलप्रपात को लेकर, हुंडरू के जलप्रपात को लेकर अपनी बातों को साझा किया है। प्रस्तुत पाठ में झारखंड की प्राकृतिक सुषमा का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। लेखक द्वारा अपनी यात्रा के क्रम में पड़ने वाले जंगल, नदी और पहाड़ के लुभावने दृश्य के साथ साथ जनजातीय लोक संस्कृति का रोचक वर्णन सौंदर्यबोध और कौतूहल जगाए रखता है। यह यात्रा वृतांत जब लिखा गया था तब झारखंड एक अलग राज्य नहीं बना था। वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं, मगर इस यात्रा संस्मरण से हमें पूर्व में मौजूद यहाँ के वातावरण एवं परिस्थितियों का पता चलता है। यहाँ छोटा नागपुर शब्द का आशय वर्तमान झारखंड से है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं और यहाँ के मनोरम दृश्य को, झारखंड की खूबसूरती को, प्राकृतिक सौंदर्य को समझने की कोशिश करते हैं, जो हम सबों को गौरवान्वित करता है, क्योंकि हम सब झारखंडवासी हैं। हुंडरू का जलप्रपात। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही है। और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। इस अनुच्छेद में लेखक बताते हैं कि छोटा नागपुर का दृश्य कैसा है, प्राकृतिक दृश्य कैसा है। तो जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, और फिर पर्वत, मैदान, झाड़ी झुरमुट, जंगल, और इस तरह से हमारा जो झारखंड है उसका प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। और जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तो जो बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों और विभागों को कम व्यय करना पड़ा है, कैसा सांप की तरह भागी जा रही है। और साथ ही साथ कुछ सवारी, कुछ पैदल मुसाफिर भी अपनी गति से, द्रुत गति से चले जा रहे हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है और जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की सखा सखा गुलजार है। और इस तरह से लेखक अपने झारखंड के प्राकृतिक परिदृश्य का वर्णन करते हैं, और जिसमें बताते हैं कि यहाँ नीचे आदिवासियों समूह जो है वह नृत्य, प्रकृति से जुड़ा होता है, नृत्य, नाच और आनंद मनाते हैं। साथ ही प्राकृतिक जो पहाड़ और मैदान, आकाश से, बादल से जो बारिश होती है, बारिश का बौछार होता है, जंगलों से जानवरों की आवाज़ जंगल जंगल से मिलता है,
और विचित्र विचित्र पक्षियों, तरह तरह के पक्षियों का चहकन भी हर एक पेड़ के शाखा पर होने से एक अलग गुलजार सा महसूस होता है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि भी खिलते चलती है। यहाँ का जलवायु भी बहुत ही सुंदर और मनोरम है। वातावरण भी मनहर, मन को हरने वाला है। हवा धीरे धीरे डोलती है और अपने साथ फूलों की सुगंध आसपास बिखेर देती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं, उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से इतनी उपलब्धता इन चीज़ों की जो हमारे जनजीवन के स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित है। नदियाँ कल कल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। यहाँ नदियाँ की भी उपस्थिति है। हमारे झारखंड प्रदेश में नदियाँ बहती हैं और आसपास वह नदियाँ जीवनदायिनी के रूप में हम मानव के जीवन में ही नहीं बल्कि हर एक के जीवों के लिए वह काफ़ी उपयोगी साबित होती है और लगता है जैसे वह अमृत बांट रही हो, जीवन का अमृत बांट रही हो। झरने सतत झरझर कर आंखों को तरी तथा नमी, कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अबरख, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फल फुनगियों पर रनाती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरी तिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर। यह जब छोटा नागपुर की बात यहाँ पर लेखक ने किया है तो यह अविभाजित बिहार के समय, जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो छोटा नागपुर का मतलब यहाँ झारखंड प्रदेश से लेना है। यानी झारखंड प्रदेश का यह मनोरम दृश्य है। हरितिमा वाले मनमोहक मैदान और मन पर जादू जैसा असर करने वाला पर्वत, और यहाँ के लोग भी बहुत मस्त और बहुत अच्छे और मद मस्त अच्छे हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं और प्रकृति से जुड़े हैं, जो छोटा नागपुर को बहुत सुंदर, झारखंड को बहुत सुंदर बना देते हैं। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरख बनकर दुनिया को श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। लेखक क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है, यानी पृथ्वी जो के अंदर, हमारे झारखंड प्रदेश के धरा के अंदर जो खनिज संपदा है वह निकल रहा है, उसका निकाला जा रहा है। कोयला जो घरों घरों में सोना ला रहा है, यहाँ कोयला बहुत आयत मात्रा में निकाली जाती है और उससे लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, इसलिए लेखक कहते हैं घरों में सोना ला रहा है। और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है। कैसे? तो अबरख जिसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है, वह अबरख भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और सदियों से नदियाँ पत्थरों को खराद खराद कर, यानी पानी की धारा में पत्थर घिस घिस कर सुंदर सा आकार ले लेती हैं और वह ऐसा लगता है जैसे श्वेत शालिग्राम, यानी शालिग्राम जिसको हम पूजा के प्रयोग में लाते हैं, पूजा करते हैं, ऐसा उसको हम पूजते हैं। लेखक कहते हैं कि वह पानी के धारा से घिस घिस कर सुंदर सा शालिग्राम बन गया है और पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहते हैं। झरना जो पत्थरों के सहारे पानी जब निकलते हैं तो वह सुंदर सा दृश्य उत्पन्न होता है और लोगों को विस्मित भाव प्रदान करता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं पर उनमें हुंड्रू का झरना निराला है। अब आप अपने क्षेत्र में कई झरनों के बारे में आपने सुना है, लेकिन उसमें जब हुंड्रू की झरना की बात है तो वह काफ़ी निराला है। आज उसी की बात करते हैं। लेखक बताते हैं, मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं आघाता नहीं। लेखक को यह झरना बहुत पसंद आता है। अब हुंड्रू जलप्रपात कैसे पहुंचते हैं उसका जिक्र इस पाठ में लेखक के द्वारा किया गया है, उसको हम सब समझते हैं। रांची से पुरलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिसे हुंड्रू पहुंचते हैं और पुरलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील, अर्थात 14 और 13 27
मील दूर है। मील यहाँ दूरी नापने का एक इकाई है, जिसमें 1.6 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि साधक की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। तो महात्मा गांधी के कथन को उद्धत करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। कहने का मतलब यह है कि पवित्र हृदय से जब हम कुछ करते हैं तो उसके लिए साधन भी महान हो जाते हैं, साधन भी हमको बहुत ही मदद करते हैं। और महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए, जैसा हुंडरू का झरना। तो हुंडरू के झरना को लेकर काफ़ी सम्मान है और काफ़ी स्नेह है, जिसको लेखक यहाँ पर जिक्र करते हैं। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुँचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहाँ थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी। तो जब रांची से चलने वाले मुसाफिर जब हुंडरू पहुंचने को होता है तो झरना पहुंचने पर सुंदर सुंदर मैदान तो दिखते ही हैं, और ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ी देर रुक कर टहल लिया जाए। और इतने घने जंगल, सघन जंगल, लेखक बताते हैं, कहने का भाव देते हैं कि वहाँ बाघ को भी डर लगता हो, मतलब बहुत ही घने जंगल होते हैं, और सब दर्शनीय, सब वर्णनीय, और हर कुछ देखने में इतना सुंदर, इतना आकर्षक, जो वर्णनीय हो जाता है, जिसको वर्णन करने की इच्छा होती है। चूंकि महीना अगस्त का था, लेखक अपने बारे में चर्चा करते हैं कि महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़ियां जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकाई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। तो रास्ते का जिक्र, रास्ते में पड़ने वाले दृश्य का जिक्र लेखक करते हैं, और छोटा नागपुर यानी यहाँ के निवासियों की सादगी की चर्चा करते हैं। क्योंकि वे गरीबी की मूर्ति, कहने का मतलब उनके शरीर पर जो वस्त्र होते हैं, सामान्य वस्त्र पहने हुए, रहन सहन बहुत ही 100% ऐसा लगता है जैसे कला बसती है। मार्ग में ऐसे खड़े होते हैं जैसा वे स्वागत कर रहे हों, और आसपास जब रास्ते में कुछ मकई के पौधे ऐसे लहरा रहे होते हैं जैसे लगता है कि लोगों का किस्मत लहरा रहा है। इस प्राकृतिक दृश्य को लेकर बहुत ही अच्छा महसूस लेखक करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। यहाँ के लोगों की सादगी और सीधापन की चर्चा करते हैं। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया, और लेखक हुंडरू के पास पहुंच जाते हैं और झरने को आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति का एक सुंदर देन है ऐसा समझकर उसे प्रणाम करते हैं। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला। और ये पहाड़ पर पानी लेखक को भी बहुत अचंभित करता है। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना, और उसकी आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंगाड़ रहे हों, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हों, या जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार कर रहे हों। पहुँचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज़ पड़ती है। तो जब पहाड़ से पानी जब गिरता है और उसकी जो आवाज़ लेखक बताना चाहते हैं, उदाहरण ऐसे देते हैं, 10-5 हाथी चिंगाड़ रहे हों, 10-5 ट्रेन का इंजन एक साथ आवाज कर रहा हो, सैकड़ों नाग जो है वह फुफकार रहे हों, ऐसा पहुंचने के साथ यात्री के कानों में आवाज पड़ती है। वह झरना से जो निकलने वाले आवाज, उसका वर्णन यहाँ पर लेखक हम सबों के साथ साझा करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं,
और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए हैं। इतनी मनोरम दृश्य, प्राकृतिक छटा जिसको देखकर लगता है, जो मन में कल्पना होती है कि हम लोग देवलोक पहुंच गए हैं, ऐसा कवि का भाव है। आगे देखिए, है क्या यह जुग जुग रो पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है। और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है, पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। लेखक उस झरने का वर्णन करते हैं कि जब पानी ऊपर से गिरता है तो जो कठोर पत्थर है उसका भी ऐसा लगता है कि वो उसका भी छाती दया और प्रेम करुणा के कारण पत्थर की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं और पत्थर भी पिघल गया है। इस तरह की दृश्य वहां पे उत्पन्न हो रहे हैं। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्णरेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंड्रू का यह झरना है। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो झरना का जो पानी है कहां से आ रहा है? स्वर्णरेखा, जिसका उद्गम स्थल से 50 मील आगे हुंड्रू का जल झरना है। तो स्वर्णरेखा जहां से शुरुआत होती है, उद्गम स्थान है, वहां से 50 मील आगे, और स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है, जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुन कर ऊंचे बैठा हुआ गले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है, या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। लेखक वर्णन करते हैं उस सुंदर झरने का। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब ऊपर से वह झरना गिरता है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है, उजला ऐसा प्रतीत होता है जैसे रुई, धुना हुआ रुई सफेद, या फिर पत्थर जो है वह चूर्ण चूर्ण होकर वह गिर रहा है, पाउडर की तरह गिर रहा है, या फिर जो रुई धुनने वाला जो धुनकी है रुई धुन कर नीचे गिरा रहा है, ऐसा महसूस होता है। और बचपन की अपनी बातों को जोड़ते हैं कि जो हवा मिठाई, बच्चों आप सबों को भी बहुत पसंद है ना, तो जो हवा मिठाई, लेकिन उसका रंग जो है यहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे उजले रंग की हवा मिठाई पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है और ऊपर से वह गिरा रहा है। इस तरह से ऊपर से झरने की जो पानी नीचे गिरने पर जो उसका फव्वारा जो दिख रहा है वह काफी आकर्षक, सतरंगा इंद्रधनुष की तरह भी कभी कभी वह दिखाई पड़ता है, और पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है। ऐसा महसूस होता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है। इतना सुंदर मनोरम दृश्य लेखक को महसूस होता है और उसका वर्णन करते हैं। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। और जब झरना का विस्तार की बात करें तो जंगल का और विस्तार की बात करें, झरना के दोनों तरफ, एक तरफ स्थिति क्या है कि हजारीबाग और दूसरी तरफ रांची, और बीच में जंगल ही जंगल, और उसी में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो कि यह सबके लिए है, सबका कल्याण इसका उद्देश्य है। वह न रांची का है और न हजारीबाग का, और बल्कि सबका है। प्रकृति का दिया हुआ जो अनमोल देन है यह सभी का है, न हजारीबाग का और न रांची जिले का, बल्कि यह हम सभी मानव जाति का है।
और यह भाव लेखक हम सबों के साथ साझा करते हैं। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा है। तो झरने के बगल से 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे ऐसा गिर रहा है जैसे लगता है कि महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा है। नीचे जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चीरकर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसका कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। तो यह वर्णन, जब वहां से पानी का बौछार जब नीचे गिरता है तो पत्थर को चीरकर आने वाला जो पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिव जी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। वही गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है, यहां से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। यहां पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों पर अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहां। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा की इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। लेखक का कहना है कि मानव के द्वारा ऐसा कार्य कृत्य संभव ही नहीं है। प्रकृति ने, ईश्वर ने यह सुंदरता और यह जो दृश्य उत्पन्न किया है, बनाया है, सामान्य मानव में, इंसान में, मानव जाति में ऐसा सामर्थ्य कहाँ है। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्न इतने शोभायमान चीज का निर्माण नहीं कर पाया। यह तो विशाल जो वैभव है, यह सृष्टि का अनुपम देन है, अनुपम कृति है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते हैं। तो पहाड़ के ऊपर से जो नीचे पतली पगडंडी नीचे गई है, उसके सहारे भी लेखक बताते हैं कि वे नीचे गए हैं और नीचे जाकर बहुत देर तक इस शोभा को अपनी आंखों से, इस सुंदरता को अपनी आंखों से उन्होंने देखा है। यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है, 243 फुट ऊपर से, बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यूं सरसराता, हरहराता गिरता है, कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जोने में जो पानी गिरता है वह बिल्कुल सफेद और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है। तो जो जोने की जलप्रपात की बात है, बल्कि वह सफेद है और उतना ज्यादा भयंकर भी नहीं है, जबकि हुंडरू का जलप्रपात बिल्कुल कुछ पीलापन लिए हुए है, पानी का कुछ पीलापन और सरसराता, हरहराता पानी जो ऊपर से गिरता है, तो उसका एक दृश्य ही अलग है। वह माधुर और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहां का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है और जिसका धुआं बार बार ऊपर उड़ता रहता है। तो जो पानी नीचे चट्टान पर गिरता है और उससे जो फवारा जो बनता है, जो ऊपर की ओर बूंदें के छोटे छोटे कण जब उठते हैं, तो ऐसा लगता है कि धुआं बराबर ऊपर उड़ रहा होता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। बाघ की तरह गरजता हुआ मतलब बहुत गर्जना करते हुए, ज़्यादा उच्च ध्वनि के साथ सुनाई पड़ता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है, उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। इतना धारा का वेग तेज है, इतना द्रुत गति से बह रहा है कि हाथी जैसा विशाल जीव भी अगर चला जाए तो फिर वो बहकर बहुत कहाँ चला जाए उसका पता नहीं। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है, और उसके बाद फिर वह धीरे धीरे बहुत ही मंथर गति से, स्थिर गति से वह पानी बहते रहता है और जिसको दिन रात दर्शनार्थी दूर दूर से दर्शन करने वाले, देखने वाले दर्शक हैं वो पहुँचते हैं।
यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुंडू प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आए और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। अब वहाँ जो प्राकृतिक इतना सुंदर मनोरम आकर्षक जो दृश्य है, वहाँ बहुत सारे दर्शक आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, लेकिन व्यवस्था को लेकर लेखक बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला तो बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने का वहाँ कोई सामान नहीं है। और हुंडू प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग अव्यवहारिक हैं, मतलब चीज़ों का उपयोग करना नहीं जानते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि अगर यही कहीं अन्य जगह होता तो आसपास यह आजीविकोपार्जन का बहुत अच्छा साधन हो जाता और लोगों को व्यवस्था भी मिल जाती। अगल बगल खाने पीने और आवश्यक चीज़ें को सजाकर वहाँ पे उपलब्ध कराया जा सकता था। ऐसा सोच लेखक के मन में है। धन्य हुंडरू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। यह कह सकना असंभव है। पत्थर का अंतःस्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर्द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। और इस तरह से लेखक हुंडरू को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं किस महाकवि का वाणी है, कौन सा संगीत और स्वर लहरी है, कि कौन सा प्रेम की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह धारा पाषाण बह रहा है, कह पाना असंभव है। और कहते हैं कि पत्थर का जो अंतःस्थल पिघलकर जो बह रहा है, यदि सच में मनुष्य का भी हृदय पिघलकर स्वच्छ हो जाता, अंतर्द्रवित होकर बह जाता, तो संसार में जो कलह, कपट, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ, छीना झपटी, एक दूसरे की बुराई, शायद यह दुनिया से समाप्त हो जाता। यह लेखक कल्पना के माध्यम से मनुष्य के क्रियाकलापों को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर है जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। और बरसों वर्ष से ज्यों का त्यों वह खड़ा है, घिस भी नहीं रहा है, धस भी नहीं रहा है, खिसकता भी नहीं है। यह प्रकृति का एक अनमोल दृश्य महसूस करते हैं। 243 फुट का यह प्रपात निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है। बरसों बरस से वह बहे जा रहा है, अविरल और अविचल, बिना रुके अपनी गति में बह रहा है। दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर जुग जुग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं। लेखक कहते हैं कि हम मानव किसी को थोड़ी सी मदद करते हैं तो गुमान करते हैं, गर्व करते हैं कि हमने दान किया, हमने कुछ किया। लेकिन यह प्रकृति जो बरसों बरस से, यह नदी, यह झरना अपना पानी दुनिया को, मानव जाति को, जीव प्राणी को दे रहा है, लेकिन कभी घमंड नहीं कर रहा है, कभी अभिमान नहीं करता है। अंधे आवाज सुन लें तो प्रवाह का अंदाज लगा लें, और बहरे प्रवाह देख लें तो आवाज का अंदाज लगा लें। कैसा दृश्य है, यदि अंधा केवल आवाज सुन ले उस प्रवाह का तो अंदाज लगा सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है, और यदि बहरा देख ले तो ध्वनि का भी अंदाज लगाया जा सकता है। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। समुद्र गंभीरता के लिए, समुद्र में चाहे जितना भी पानी आ जाए वह सामान्य भाव के साथ होता है, लेकिन हुंडरू की जब बात करें तो अपनी जो चंचल चपलता है इसके लिए मशहूर है। किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। अंत में लेखक अपनी अभिव्यक्ति में कहते हैं, जो भी हो हुंडरू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर हुंड्रू का जलप्रपात जाएं। अपने माता पिता के साथ हुंड्रू जलप्रपात को लेकर साझा करें।